वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है थिंकिंग एंड रीजनिंग। थिंकिंग क्या है और रीजनिंग क्या है, किस तरह इसका प्रोसीजर होता है, किस तरह इसको हम प्रोसेस करते हैं। थिंकिंग की बात करते हैं। सबसे पहले थिंकिंग का हमारी लैंग्वेज से और क्रिएटिविटी से एक बहुत ही गहरा संबंध है। विचारों के आदान प्रदान के समय जब भी हम थॉट्स का गिव एंड टेक करते हैं तो उस समय जो लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन होता है, वो लैंग्वेज के साथ साथ कई और चैनल्स के सहारे थिंकिंग करता है। ठीक है, मैंने बताया कि जो थिंकिंग है उसका लैंग्वेज और क्रिएटिविटी से एक डेप्थफुल रिलेशनशिप है। विचारों का जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उस समय जो ह्यूमन होता है वो लैंग्वेज के साथ साथ कुछ अन्य माध्यमों का भी यूज करता है, जिसके सहारे वो चिंतन करता है और उस चिंतन के द्वारा वह समस्या का समाधान सोचता है और उसके द्वारा अपनी समस्या को हल कर लेता है या हल करने का हर संभव प्रयास करता है। इस आधार पर ह्यूमन बिहेवियर में थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी चिंतन के कारण, क्योंकि ह्यूमन ने एक कैपेसिटी दी है भगवान ने थिंकिंग की, तो थिंकिंग के ही कारण या चिंतन के ही कारण ह्यूमन जो है वो एनिमल से अलग है, अधिक विकसित है, मोर डेवलप्ड है। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें थिंकिंग करने की कैपेसिटी है और इसी पावर के आधार पर उसने टेक्नोलॉजी में, साइंस में या और डिसिप्लिन्स में अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। चिंतन की सहायता से ही व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। चिंतन समस्या समाधान में ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्रकार की लर्निंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चिंतन के कारण ही व्यक्ति की जो भी अभिवृत्तियां हैं, एटीट्यूड्स हैं या थॉट्स हैं, उसमें चेंजेस आते जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चिंतन क्या है या थिंकिंग एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है, एक इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसीजर है। चिंतन एक प्रकार की वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान के समय उन्मुख होती है, ठीक है, या डेवलप हो जाती है। और इसके दो पक्ष होते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो कई सारी डेफिनेशंस हैं। चिंतन को समझने के लिए कई सारे विद्वानों ने कई तरह की डेफिनेशंस दी हैं। तो सामने आपकी लिखी हुई है बहुत सारी डेफिनेशंस, पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ आपको। कॉलिंस ने COLLINS कॉलिंस ने कहा था, चिंतन परिस्थिति के प्रति चेतन समायोजन है। चिंतन परिस्थिति के प्रति चेतन समायोजन है, यानी कि थिंकिंग may be described on the conscious adjustment of an organism to a situation. Thinking may be described on this conscious adjustment of an organism to a situation. गैरेट ने कहा कि चिंतन का कार्य आंतरिक व्यवहार से है, जिसमें पदार्थों और विचारों के लिए प्रतीक सम्मिलित रहते हैं। चिंतन का कार्य आंतरिक व्यवहार से है, जिसमें पदार्थों और विचारों के लिए प्रतीक सम्मिलित रहते हैं। थिंकिंग इम्प्लिसिट और इनर बिहेवियर इन्वॉल्विंग सिंबल्स और आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स, ये गैरेट ने बोला। इसी प्रकार से और भी डेफिनेशंस दी गई हैं। अब हम बात करते हैं थिंकिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो पहले थिंकिंग की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है मीडिएटिंग प्रोसेस, यानी कि मध्यस्थ प्रक्रिया है। समस्या और समाधान के बीच की एक प्रोसीजर है। समस्या डेवलप होगी, फिर हम थिंकिंग करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है? मध्यस्थ प्रक्रिया है। मेंटल मैनिपुलेशन होता है। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम कई सारी चीजों में जोड़ घटाना करते रहते हैं। चिंतन में सिंबल्स का, इमेजेस का मेंटल मैनिपुलेशन होता है, इसलिए बोला गया है कि इसमें मेंटल मैनिपुलेशन होता है। यूज ऑफ लैंग्वेज,
चिंतन चाहे किसी प्रकार का क्यों ना हो, प्रत्येक प्रकार के चिंतन में लैंग्वेज का यूज तो होता ही है, और अगर भाषा नहीं होगी तो हम थिंकिंग भी नहीं कर पाएंगे, और कई बार हम थिंकिंग करते समय जोर जोर से बोलते भी हैं। गोल ओरिएंटेड, ठीक है, नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। चिंतन क्या होता है, यूजलेस नहीं होता या बिना गोल के नहीं होता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है, किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर ही हम थिंकिंग करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो हमारा चिंतन होता है उसमें पास्ट एक्सपीरियंस अहम रोल अदा करते हैं, तभी तो हम समस्या का समाधान अच्छी तरीके से कर पाते हैं। प्रॉब्लम इज नेसेसरी, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हम थिंकिंग भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही इंसान के सामने समस्या उत्पन्न होती है वैसे ही थिंकिंग भी उत्पन्न हो जाती है। मोटिवेशन, थिंकिंग में मोटिवेशन का अहम रोल होता है। इंसान समस्या को सॉल्व करने में जितना मोटिवेटेड होगा उतनी ही आसानी से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। फिर है सिंथेसिस इन थिंकिंग, यानी कि चिंतन में संश्लेषण। पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यक्ति समस्या समाधान के लिए चिंतन करता है, और जब समस्याएं बड़ी होती हैं तब व्यक्ति समस्या के अलग अलग पहलुओं का समाधान खोजता है, और फिर इन अलग अलग समाधानों के आधार पर एक कंबाइंड सॉल्यूशन को खोज लेता है। मल्टी फैक्टेड प्रोसेस है ये एक, मतलब कि ये एक ऐसा मल्टी फैक्टेड मेंटल प्रोसेस है जो सरल से जटिल किसी भी प्रकार का हो सकता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल किसी भी प्रकार का हो सकता है। थिंकिंग में ट्रायल एंड एरर, कभी हम गलती करके ट्राई करते हैं फिर एरर करते हैं, खूब सारी ट्रायल्स करेंगे फिर एरर करेंगे और हमें फिर समस्या का समाधान मिल जाता है। ये हो गए हमारे थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स की बात करते हैं। कई सारी साइकोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने बहुत सारे टाइप्स बताए हैं, जिसमें से जिम्बार्डो और रूच, ZIMBARDO, जिम्बार्डो एंड रूच RUCH ने 1977 में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स बताए हैं थिंकिंग के। इसमें पहले है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग ऐसी थिंकिंग है जो लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होती है, इसे हम डिडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। इसमें दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष, जो भी हमें फैक्ट दिए हैं उनके बेस पे ही हम कंक्लूजन को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। फिर है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग है जिसमें हम दिए गए फैक्ट्स में अपनी तरफ से कुछ नए फैक्ट ऐड कर लेते हैं एंड देन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फिर है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग को मैं अभी डिटेल में भी बताऊंगी, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बता रही हूँ। जब व्यक्ति सृजनात्मक चिंतन करता है तो वह न केवल समस्या के साथ समायोजन संबंधी हल ढूंढता है, बल्कि वह कई बार समस्या के नए हल प्राप्त करने में भी सफल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा इवैल्यूएटिव थिंकिंग। वह थिंकिंग जिसमें व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकार करने से पहले उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में अच्छी प्रकार से सोचता है, उसको क्रिटिक करता है, तो वो कहलाएगी हमारी इवैल्यूएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट दो मेन जो टाइप हैं जिसमें मेनली थिंकिंग को बांटा गया है वो है ऑटिस्टिक थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग में जो ह्यूमन होता है वो इमेजिनेटिव थॉट्स में तथा यानी कि काल्पनिक विचारों में या इच्छाओं में खोया रहता है, या जो आत्मगत चिंतन है उसमें मानव काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, मतलब ऑटिस्टिक इमेजिनेटिव चीजों की अभिव्यक्ति करता है। इसमें कोई समस्या का समाधान ना होकर इच्छाओं की वृद्धि होती है, जिसे कहते हैं ना हवाई किले बनाना, काश मैं आसमान में उड़ सकता, काश मैं तितली होती, तो ये क्या ऑटिस्टिक थिंकिंग है। ठीक है, डे ड्रीमिंग करना। रियलिस्टिक थिंकिंग वो थिंकिंग है जो रियलिटी से जुड़ी होती है, जो प्रॉब्लम फोकस्ड होती है। ठीक है, तो रियलिस्टिक थिंकिंग मतलब कि रीजनिंग इज कंबाइनिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस in order to solve a problem which can not be solved by mere reproduction of earlier solution। यानी कि पूर्व अनुभवों के आधार पर
किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना जिसका समाधान पिछले हलों के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, रियलिस्टिक थिंकिंग कहलाता है। फिर अब हम बात करेंगे कौन कौन तरह के टूल्स होते हैं, किस किस तरह के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं थिंकिंग में। पहला है हमारा इमेजेस। जब भी हम चिंतन करते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे होते हैं तो उस समय हमारे मस्तिष्क में हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे बहुत सारे इमेजेस आते हैं और वो इमेजेस आके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना। कई बार होता है कि हमारे सामने कोई फ्लावर रख दिया गया तो हमें पहचानना नहीं कौन सा है, कहाँ देखा इसको, तो बहुत सारी इमेजेस आने लगती हैं। तो वो इमेजेस क्या करती है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा प्रतीक है जिसके आधार पर वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं का पता लगता है। इस कारण कॉन्सेप्ट थिंकिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंस दिखाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट उन वस्तुओं, घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों जो एक या एक से अधिक रूप में एक दूसरे के समान होते हैं, उनकी एक तरह की मानसिक श्रेणी कही जाती है। ठीक है, वही तो कॉन्सेप्ट है भाई। मोबाइल एक कॉन्सेप्ट है, किताब एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज अ सेट ऑफ फीचर्स कनेक्टेड बाय अ सेम रूल। ठीक है, या कॉन्सेप्ट आर मेंटल कैटेगरीज फॉर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, experiences or ideas that are similar to one another in one or more respects. फिर है सिंबल्स। सिंबल्स एंड साइंस। चिंतन की एक प्रमुख सामग्री प्रतीक या चिन्ह भी होते हैं। प्रतीक चिंतन में वास्तविक और समान वस्तुओं की ओर संकेत प्रदान करने में अपना रोल अदा करते हैं। प्रत्येक प्रतीक चिन्ह होता है और प्रत्येक चिन्ह प्रतीक कहा जा सकता है। गणित में, जैसे कि गणित में गुणा का प्रतीक क्या है, क्रॉस के चिन्ह से प्रकट होता है। और भाषा भी एक तरीके से प्रतीक ही होती है, एक क्या है, सिंबल ही तो है ना। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, ठीक है, या थॉट की। विचार चिंतन का विषय है और भाषा चिंतन का माध्यम है। वैसे ही चिंतन के माध्यम से भाषा के अतिरिक्त प्रतीक, चिन्ह, प्रत्यय, पदार्थ कहे जाते हैं और इस लैंग्वेज की वजह से ही तो हम थिंकिंग को परफेक्टली कर पाते हैं। और विचारों की जो स्मृति है भाषा द्वारा ही संपन्न होती है और विचार और चिंतन का माध्यम भी भाषा है। चिंतन के बाद विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही संपन्न होती है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट टूल क्या है, लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग की, कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। क्रिएटिव थिंकिंग, अभी तक हमने जितने भी प्रकार बताए हैं उसमें एक प्रकार क्रिएटिव थिंकिंग का भी था। तो क्रिएटिव थिंकिंग बेसिकली, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप टू प्रोड्यूस अनयूजुअल आइडियाज। ठीक है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा हम नए रिलेशनशिप को देखते हैं और जो प्रोड्यूस कर सके अनयूजुअल आइडियाज एंड टू डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग। ये था हमारे आइजिंग ने डेफिनेशन दी थी कि चिंतन के प्रारंभिक या सामान्य प्रतिमानों से हटकर नवीन संबंधों को उत्पन्न करने की अथवा असाधारण विचारों को प्रदर्शित करने की योग्यता को ही क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू मेक समथिंग न्यू और टू रीच यूनिक कंक्लूजन। कुछ नया बनाना या कुछ यूनिक कंक्लूजन पे पहुंचना बाय पुटिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट्स इन अ न्यू वे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से रख के। तो ये हमारा हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसकी कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कई तरह की उसकी स्टेजेस होती हैं। तो स्टेजेस बता दे रही हूँ क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके सामने लिखी हुई हैं। स्टेजेस में पहले आता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले हम फैक्ट का कलेक्शन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि समस्या के संबंध में जितने भी उपलब्ध तथ्य हैं उसमें से हम अनावश्यक तथ्यों को अलग कर देंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे उनको कलेक्ट कर लेंगे।
फिर हम इंक्यूबेशन करेंगे। जब समस्या के संबंध में व्यक्ति आवश्यक तथ्यों को चुन लेता है, तब वह एकत्रित तथ्यों के आधार पर चिंतन का समस्या समाधान के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर देता है और इसमें डेप्थफुल थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है। फिर है इल्यूमिनेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन। अब है इल्यूमिनेशन। जब व्यक्ति समस्या समाधान के लिए थिंकिंग कर प्रॉब्लम सॉल्व का प्रयास कर रहा होता है, तब उसे समस्या समाधान दिखाई देने लगता है और उसकी पहली झलक दिखाई देती है। फिर हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। जब चिंतनकर्ता को समस्या के संबंध में इल्यूमिनेशन प्राप्त हो जाता है, तब वो क्या करेगा, उसका सत्यापन यानी कि उसको वेरीफाई करेगा कि क्या मुझे सही चीजें दिखाई दे रही हैं या नहीं। ठीक है, तो ये था क्रिएटिव थिंकिंग। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट एक तरह की मेंटल कैटेगरी है फॉर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, एक्सपीरियंसेस और आइडियाज दैट आर सिमिलर टू वन अनदर इन वन और मोर रिस्पेक्ट्स, या कॉन्सेप्ट इज अ सेट ऑफ फीचर्स कनेक्टेड बाय अ सेम रूल। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब कॉन्सेप्ट के साथ साथ और भी चीजें हैं हमारी जो हमें समझनी है कि प्रोटोटाइप क्या होता है। जब हम कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं, यानी कि कैटेगराइजेशन की समस्या के समय चिंतन किसी स्पेसिफिक प्रोटोटाइप जो होता है को मस्तिष्क कहा जाता है। इस स्वरूप के निर्धारण के समय बर्लिन एवं के विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में जिनका संबंध कल्चर से जुड़ा होता था, उसमें इन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा कि प्रसिद्ध भाषाओं में रंगों के नामों का पता लगाया। वो ये देखना चाहते थे, मतलब इसका पर्पस ये था इस एक्सपेरिमेंट का कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के जो लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों द्वारा देखी गई वस्तुओं के रंगों को एक ही ढंग से प्रस्तुत करते हैं या भिन्न भिन्न ढंग से। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट निकल के आए उनके आधार पे बताया गया कि रंगों के प्रोटोटाइप के आधार पर जो भी चिंतन करता होता है, उसका जो सुपीरियर एग्जाम्पल के रूप में वो कुछ गिने हुए रंगों को ही पेश करता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटोटाइप्स को ही पेश करता है। जैसे कि अगर हम कहें बर्ड्स, तो सबसे पहले सब लोग बर्ड्स में पिजन का नाम लेते हैं या पैरेट का नाम लेते हैं, है ना। पेंगुइन बहुत जल्दी नहीं बोलते लोग, तो एक जो मॉडल होता है उसका नाम लिया जाता है। ऐसे ही आता है हमारा कॉन्सेप्ट, बता दिया, प्रोटोटाइप हो गया कि प्रोटोटाइप अब एक तरीके से, अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग एंडलेस स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है। एंड द सेंसेस सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द माइंड एंड द एक्सटर्नल environment, receiving stimuli and translating it into nervous impulses that are transmitted to the brain, जो कि हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं ब्रेन में। तो अभी मेन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि अनदर टेक्निक यूज्ड बाय योर ब्रेन टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटोटाइप्स। हमारी ब्रेन की जो दूसरी टेक्निक है जो हमारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप फॉर द कॉन्सेप्ट यू हैव डेवलप्ड, जिसके आधार पे जिसको हम कॉन्सेप्ट के बेस पे डेवलप करते हैं। A prototype is the best example of representation of a concept। ठीक है, कॉन्सेप्ट का एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करने का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो प्रोटोटाइप है। अब हम बोले कि अगर पीसफुलनेस के एक बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, तो वो कहेंगे महात्मा गांधी हो सकते हैं। और वायलेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल हिटलर हो सकता है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप्स हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्कीमा क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, क्योंकि ये सब जो है ये सब क्या है, स्कीमा, स्क्रिप्ट, ये सब वो मटेरियल है जिसको हम थिंकिंग के समय यूज करते हैं। स्कीमा, चिंतन से जब अभिव्यक्ति आती है तब एक आउटलाइन यानी कि स्कीमा के फॉर्म में ये दिखाई देती है। स्कीमा को आउटलाइन भी कहा जा सकता है। किसी वस्तु की मुख्य विशेषताओं को लेकर जब डायग्राम बनाया जाता है तब वह डायग्राम ह्यूमन थिंकिंग में एक प्रमुख रोल प्ले करता है। ठीक है,
और इस भाग में जितनी भी एक्सटर्नल लाइनें होंगी वो ह्यूमन थिंकिंग का सोर्स बन जाती हैं। ठीक है, इसी को जब इस तरह से देखा जाए कि भारत में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चश्मे की बाह्य रूपरेखाएं ही महात्मा गांधी के चश्मे की याद ताजा कर उनके जीवन के सभी पहलुओं के चिंतन को जागृत कर देती हैं। ठीक है, तो पक्षियों, पशुओं, वस्तुओं की आकृति की आउटलाइन रूपरेखा के रूप में जब सामने आती है, हमारा संपूर्ण चिंतन क्या होता है, जागृत हो जाता है और अभिव्यक्ति या समस्या समाधान में जुट जाता है। ठीक है, यही तो ये हुआ स्कीमा। अब स्क्रिप्ट क्या है, किसी भाषा का आधार उसकी लिपि होती है। लिपि कुछ नहीं, अक्षरों की एक विशेष आकृति लिपि रूप भाषा को जन्म देती है। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसमें आ से लेकर ज्ञा तक की आकृतियों को लिपिबद्ध किया गया है। यह लिपि जब भाषा के रूप में पुष्ट होकर सामने आती है, तब हमारी जो चिंतन शक्ति है उससे संबंधित प्रतिमाएं यानी कि इमेजेस जन्म लेती हैं और हम चिंतन के माध्यम से प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट। स्कीमा क्या हो गया, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, खूब सारे कॉन्सेप्ट को जिसने रिलेट कर रखा है। इसी तरीके से जो स्क्रिप्ट है क्या हो गया, स्क्रिप्ट इज अ पर्सन्स नॉलेज अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एक्सपेक्टेड इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी रीजनिंग की, कि रीजनिंग क्या होती है और ये क्या बताती है हमें। रीजनिंग, रियलिस्टिक थिंकिंग ही रीजनिंग है। एक व्यक्ति अपनी थिंकिंग को रीजनिंग के आधार पर न केवल सीक्वेंसिव करता है, ऑर्डर्ड करता है, बल्कि सीक्वेंस के आधार पर वह एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पर भी पहुंचता है। रीजनिंग में व्यक्ति किसी चीज के पक्ष में या विपक्ष में लॉजिक्स देता है। पक्ष और विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में की जो क्रिया है दैट इज कॉल्ड द रीजनिंग। ठीक है, अब रीजनिंग क्या 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 है, क्या इसकी डेफिनेशन रही है, ये हम बात करते हैं। तो रेबर की डेफिनेशन की बात करते हैं, जिसमें नहीं दी गई है, बाकी सब लिखी हुई है। रेबर यानी कि REBER, रेबर के अनुसार समान अर्थ में तर्कणा का, यानी तर्कणा कहा जाता है रीजनिंग को। तर्कणा का अभिप्राय चिंतन से है, जिससे संबंधित प्रक्रिया लॉजिकल और कोहेरेंट होती है। विशिष्ट अर्थों में तर्कणा समस्या समाधान है, जिसमें अच्छी प्रकार से निर्मित उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस की एक सीक्वेंस फॉर्म से जांच की जाती है और समाधान तार्किक ढंग से निगमित किया जाता है। यानी कि थिंकिंग विद द इम्प्लीकेशन दैट द प्रोसेस इज लॉजिकल एंड कोहेरेंट। मोर स्पेसिफिकली, it is problem solving where well formed hypotheses are tested systematically and solution or logically deducted. That is given by Reber. ये रेबर ने दी थी। ऐसे ही रेबर ने एक डेफिनेशन दी थी, अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स इंटरफियरेंस और ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय इम्प्लॉइंग जनरल प्रिंसिपल्स। तर्कणा चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा समान नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। ये हमारा रीजनिंग हो गया। अब रीजनिंग के बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। रीजनिंग के द्वारा व्यक्ति उस सामग्री को ढूंढ पाता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। समस्या समाधान के विभिन्न उपायों का अनुमान व्यक्ति किसके द्वारा लगाता है, रीजनिंग के द्वारा। रीजनिंग के आधार पर ही व्यक्ति डिफरेंट टाइप के प्रिडिक्शन कर पाता है और प्रिडिक्शंस की आपस में कंपैरिजन कर पाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग की। कई तरह के टाइप्स है, इसमें दो मेन है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग वह रीजनिंग है जिसमें एक व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों और तथ्यों, यानी कि पहले से ज्ञात जो रूल्स और फैक्ट है उनके आधार पर अपनी समस्या के संबंध में निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर कांच की वस्तुएं गिरने से टूट जाती हैं और ग्लास भी कांच का बना है, अतः यह ग्लास भी टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग कौन सी रीजनिंग होती है,
यह वह रीजनिंग है जिसमें व्यक्ति किसी घटना विशेष के आधार पर किसी सामान्य सिद्धांत को प्रपोज्ड करता है, यानी कि बनाता है या प्रतिपादित करता है। इस प्रकार के तर्क को उपरोक्त कांच के गिलास वाले उदाहरण से ही दूसरे ढंग से कहकर जैसे समझा जा सकता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति से कांच का जग गिरकर टूट गया, दूसरी बार कांच के गिलास गिरकर टूट गए। इन समान घटनाओं के आधार पर उस व्यक्ति ने ये निष्कर्ष निकाला कि कांच के बर्तन गिरने से टूट जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। इसके बाद आती है हमारी एनालिटिकल रीजनिंग। इस प्रकार की रीजनिंग में व्यक्ति उपमा के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर लॉजिक देता है, उसके पक्ष और विपक्ष में उसके आधार पर थिंकिंग करके निष्कर्ष तक पहुंचता है। जैसे कि यदि किसी से पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार से महाराणा प्रताप के समान वीरांगना थी, तो वह व्यक्ति उपमा के आधार पर ये कह सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार स्वीकार नहीं की थी और राणा प्रताप ने भी अकबर से हार स्वीकार नहीं की थी, तो वह उन्हीं के समान वीरांगना थी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। इवैल्यूएटिव रीजनिंग कौन सी रीजनिंग होती है, जिसमें व्यक्ति समस्या का समाधान गुण दोषों की परख के आधार पर करता है, यानी कि जो भी गुण दोष हैं उनको अच्छे से वैल्यूएट करता है और उसके आधार पर अपने कंक्लूजन्स को ड्रा करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यूएटिव रीजनिंग। अब है हमारा स्टेप्स इन रीजनिंग। पहला स्टेप्स है, मतलब जो रीजनिंग में तो भाई हम कह रहे हैं ना सीक्वेंस पाया जाता है, और रीजनिंग में व्यक्ति पक्ष और विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। पर इसके बीच में जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले की समस्या को पहचानना, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। कोई भी चिंतन करने वाला व्यक्ति जब तक रीजनिंग नहीं करेगा तब तक वह समस्या को भली प्रकार से नहीं पहचानेगा। और यह भी है कि उसके सामने यदि समाधान के लिए कोई समस्या ही नहीं है तो तर्क भी आवश्यकता नहीं है, तर्क प्रारंभ ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले समस्या को पहचानना है। दूसरा क्या है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है उससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स को जमा करना है। पहले आपने समस्या को भली भांति पहचान लिया, अब आपको पूर्व अनुभवों के आधार पे समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना है। इसे कहेंगे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तीसरा क्या है, ड्राइंग इंटरफेरेंस। ठीक है, इन्फेरेंसेस। जब व्यक्ति समाधान के लिए प्रस्तुत समस्या के लिए तथ्यों को एकत्रित कर लेता है तो वो इन फैक्ट्स के आधार पर कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस करता है। फिर क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेरेंसेस। जब एक व्यक्ति समस्या समाधान के संबंध में कुछ स्पेसिफिक प्रेडिक्शन लगा लेता है तो वह समस्या का समाधान किस प्रकार करेगा, इन अनुमानों के आधार पर मन ही मन में अपना समस्या समाधान का प्रयास शुरू कर देता है। फिर है लास्ट, एक और है, इसमें नहीं लिखा है इसे मैंने, डिसीजन मेकिंग। छठा चरण है डिसीजन मेकिंग का, जिसमें व्यक्ति यह निर्णय करता है कि उसे कौन से अनुमान के आधार पर अपना समस्या का समाधान करना है। तो ये स्टेप्स हैं रीजनिंग के, और ये हो गया हमारा थिंकिंग एंड रीजनिंग। होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों, और नहीं आया तो क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।